नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी की खास पेशकश मास्टर क्लास, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों पर करते हैं क्लास और दावत देते हैं एक मास्टर को। आज की क्लास का विषय होने वाला है भारत और अमेरिका के बीच हुआ यूएस और इंडिया 2+2 डायलॉग। और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इससे पहले सर हम इस बातचीत को आगे ले जाएं, हम आपके बारे में अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहते हैं ताकि उनको एक कॉन्टेक्स्ट मिले कि वो किन्हें सुन रहे हैं। आप एक्स आईएफएस ऑफिसर हैं, एम्बेसडर रहे हैं भारत के कजाकिस्तान में, स्वीडन में, लातविया में। इसके अलावा आपने अलग अलग डिप्लोमेटिक पोजीशंस पे रिप्रेजेंट किया है भारत को, वॉशिंगटन डीसी में, ब्रसल्स में, मॉस्को, जिनेवा, तेहरान। बड़ा आपका लंबा करियर रहा है और फिलहाल आप प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज़, जो कि दिल्ली में रह के काम करता है। इस परिचय के बाद सर हम सबसे पहला सवाल आपसे यही समझना चाहते हैं, पहली बात कि 2+2 डायलॉग हमने देखा है कि हम 4 देशों के साथ में भारत करता है, रूस के साथ करता है, अमेरिका के साथ में करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा ऑब्वियसली अमेरिका के साथ होने वाली 2+2 डायलॉग को मिलती है। तो क्या हम अपने व्यूअर्स को एक छोटा प्राइमर दे सकते हैं कि 2+2 डायलॉग में जो हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जाके वहाँ मीटिंग करते हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, उससे हमें अचीव क्या होता है? क्योंकि हम तो अलग अलग दूसरे मंचों पे भी बात करते ही रहते हैं इन सारे देशों के साथ में। देखिए, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा है। जो सबसे ज्यादा जो फोकस और अटेंशन होता है वो जब 2+2 डायलॉग होता है भारत और अमेरिका के बीच में। और ये भी समझ लेना चाहिए, जो भारत और अमेरिका के बीच में ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसकी 2018 में जी। और उसके बाद जैसे अब हम बात करते हैं, ये चौथा 2+2 डायलॉग था। 2018 में ये वहां पर वॉशिंगटन में हुआ, उसके बाद पहला दिल्ली में हुआ, 2019 में वॉशिंगटन में हुआ, 2020 में फिर यहां पर हुआ दिल्ली में और अब वॉशिंगटन में हुआ है। और ये जो आपने बताया, जो और 3 जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और रशियन फेडरेशन के साथ, ये सब इसके बाद ही आए हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जापान हमारे क्वाड पार्टनर्स हैं अमेरिका के साथ साथ, तो इसीलिए उनको भी उनके जो हमारे संबंध हैं, ताल्लुकात हैं, उसी लेवल पर लाने के लिए जैसे हमारे अमेरिका के साथ हैं, तो उनके साथ भी 2+2 शुरू किया गया। और फिर पहली मर्तबा शुरुआत हुई रूस के साथ पिछले साल 6 दिसंबर 2021 को, जब राष्ट्रपति पुतिन आए थे भारत में, अपनी जो हमारा एनुअल समिट मीटिंग होती है उनके साथ। तो ये भी नहीं समझा जाए, टू गिव अ मैसेज, जो हमारे संबंध रूस के साथ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि हमारे संबंध अमेरिका या और देशों के साथ है। तो वो पहली बार रूस के साथ हमने किया था। अब आपने पूछा है जो महत्व इसका क्या है, तो देखिए, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देशों के साथ में मिलकर बातचीत करते हैं। और इसका मतलब यह है, जो पहले अगर केवल विदेश मंत्री एक दूसरे से बात करें, तो एक जो उनका दायरा होता है बातचीत का, वो समझा जाता है काफी सीमित हो जाता है। क्योंकि विदेश मंत्रालय का जो मैंडेट है, का जो ऑब्जेक्टिव है, वो एक सीमित है, जो आपके द्विपक्षीय सहयोग कैसा है, द्विपक्षीय आपके संबंध कैसे हैं। और जब आप इसमें रक्षा मंत्रालय को भी साथ में ले लेते हैं, तो इसका मतलब है क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, न केवल द्विपक्षीय परंतु जो रीजनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मैटर्स होती हैं, तो वो भी उसमें बहुत ही बखूबी डिस्कस हो जाती हैं। और क्योंकि रूस के साथ भी हमारे बड़े अच्छे सैन्य संबंध हैं और अमेरिका के साथ हमारे पिछले कुछ सालों में जो सैन्य और रक्षा संबंध हैं बहुत ही आगे उभर कर आए हैं। और जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हम क्वाड में इन 3 देशों के साथ मिलते हैं और इसमें हम सिक्योरिटी, सुरक्षा, जिसे हम कहते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और जो कि वहां पर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक वैसा होना चाहिए। और क्वाड जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर भी डील करता है। तो इसीलिए इन सभी देशों के साथ हमारे 2+2 डायलॉग होता है, जिससे कि हमारा जो दायरा हो वो और बढ़ जाए, इतना सीमित नहीं रहे बातचीत का, और अपने संबंधों को हम और ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम हो।
एक छोटी टिप्पणी सर मैं इस पे भी चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि 2018 से हमने शुरू किया यूएस के साथ में। जो हमारे यूएस के साथ तीनों फाउंडेशनल पैक्ट्स, न्यूक्लियर डील से बात शुरू होती है और वो फाउंडेशनल पैक्ट्स तक के पहुंच जाते हैं। अभी 1-2 साल पहले हमने वो भी साइन कर लिए और ये ट्रम्प प्रेसिडेंसी तक के वो पूरा हुआ। हमने देखा है कि एक जनरल कंटिन्यूटी रही है यूएस और भारत के संबंधों में, वो बेहतर ही हुए हैं न्यूक्लियर डील के बाद से। क्या ये जो प्रेसिडेंसी में चेंज है ट्रम्प के बाद अब बाइडेन आए हैं, बाइडेन प्रेसिडेंसी में कोई नया चैलेंज, कोई नया मैनूवरिंग की जरूरत थी या फिर हम उस ट्रैक पे ही आगे बढ़ते रहे? क्या व्यक्ति के चेंज होने से कुछ बदलता है सर? नहीं, व्यक्ति के चेंज होने से बदलता तो जरूर है, स्टाइलिस्टिक भी होता है, चेंज होता है, सब्सटैंटिव चेंज भी होता है। परंतु ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो पिछले 22 साल से, मैं कहूंगा केवल न्यूक्लियर डील से नहीं, 22 साल से जब राष्ट्रपति क्लिंटन यहां पर आए थे भारत में जी। मार्च 2000 में, तब से जो हमारे दोनं देशों के आपसी सहयोग है, आपसी संबंध हैं, वो ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वहां पर आपने देखा होगा, पहले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, उसके बाद 8 साल तक जॉर्ज बुश रहे क्लिंटन के बाद, फिर 8 साल ओबामा आए, 4 साल ट्रंप आए, और ये बिल्कुल ही अलग अलग पर्सनालिटीज थी। और अब राष्ट्रपति जो बाइडेन है। परंतु भारत और अमेरिका के संबंधों का जो ग्राफ है, उसकी ट्रेजेक्टरी अपवर्ड ही रही है। ऐसे ही आप भारत में देख लीजिएगा, पहले 4 साल 2000 से 2004 तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके बाद 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, और अब पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो इसमें भी बहुत ही तेजी से हमारे संबंध आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज मैं कहूंगा, जो प्रधानमंत्री मोदी के समय में पिछले 8 साल में जितनी ऊर्जा और जितनी शक्ति इस रिलेशनशिप को मिली है, इस संबंध को मिली है, वो बिल्कुल ही अप्रत्याशित है। और अभी जो दोनों देशों के बीच के संबंध हैं, वो एकदम एक नई चरम सीमा पर हैं। दूसरी बात आपने राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में कही। अब उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। उनका स्टाइल है अलायंसेस बनाने का, उनका स्टाइल है सबके साथ बातचीत करके और फिर संबंधों को आगे ले जाने का। और ये बड़ी अच्छी बात है, जो हालांकि क्वाड शुरुआत, मतलब दोबारा से शुरुआत, क्योंकि पहले भी क्वाड 2004 में उसका गठन हुआ था, परंतु दोबारा से उसकी शुरुआत राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी नवंबर 2017 में, जब मनीला में मुलाकात हुई थी ईस्ट एशिया समिट की। परंतु इसको और आगे ले जाने में और शक्ति देने में वो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। कुछ लोग सोच रहे थे जब राष्ट्रपति जो बाइडेन आए थे, जो पता नहीं, क्योंकि ये उनके प्रीडिसेसर ने, ये राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत की है, तो कहीं इसके ऊपर वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे, इस पर इतना फोकस नहीं दे। परंतु इन्होंने इसके बारे में बिल्कुल ही स्ट्रेटेजिकली इसको सोचा है, समझा है, और इसके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया है। तो इसीलिए मैं कहूंगा, जो हालांकि पर्सनालिटीज का डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, परंतु राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ भी भारत और अमेरिका के संबंधों में उन्होंने उसको और बहुत ध्यान दिया है, और आगे ले जाने में बहुत ही उनका योगदान है। बस अगली चीज जो हम समझना चाहते हैं इसी 2+2 डायलॉग को लेकर के जो भी हुई, हमने जनरली देखा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जब भी कोई बातचीत होती है इतने हाई लेवल की, तब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो अभी माहौल चल रहा है कि उसका कॉन्टेक्स्ट हो कॉर्ड लाइक, जहाँ पे इंडियन ओशन रीजन की बात हो रही हो या फिर जो चीन का बढ़ता प्रभुत्व है उसकी बात हो रही हो। जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां जाते हैं तो उनको रेड कार्पेट ऑब्वियसली मिलता है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े आर्म्स इंपोर्टर हैं। इस बार भी ये हुआ, बोइंग, रेथियन, इन सब ने प्रेजेंटेशंस दिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को। इस बार का लेकिन थोड़े से दूसरे माहौल में ये 2+2 डायलॉग हुआ है। यूक्रेन में जो संकट चल रहा है रशियन इन्वेजन के नतीजे में, उसकी छांव ने इसको डोमिनेट किया। इसीलिए हमने देखा कि ज़्यादा फोकस रहा डॉक्टर जयशंकर पे ही, ज़्यादा पॉइंटेड सवाल भी उनके तरफ पूछे गए। एक जनरल डिससैटिस्फैक्शन था यूएस में, क्योंकि भारत ने कोई भी ऐसा स्टैंस नहीं लिया था यूएन में रूस के खिलाफ जाता हुआ। हमने न्यूट्रल रहने की कोशिश की थी, अपने फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को आगे रखा था। क्या इस ऑकवर्डनेस को थोड़ा दूर करने की कोशिश हुई थी कॉर्ड से पहले, माफ कीजिए 2+2 डायलॉग से पहले, और अब डायलॉग के बाद आपको क्या स्थिति लगती है? आपने क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इस बातचीत को देखें या फिर इससे इतर भी प्रगति हुई है? देखिए, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो भी बातचीत होती है भारत और अमेरिका के बीच में, तो जो पूरी दुनिया का माहौल है, वहां का जो सिस्टम है अभी,
जैसे संबंध हैं, तो उससे तो बिल्कुल अलग करके देखा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आपका मानना ये बिल्कुल ठीक है, जो क्योंकि हमारे अब यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है, तो वही एक परिप्रेक्ष्य था जिसके उस पर बैकग्राउंड में हमको इसको देखना चाहिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो क्योंकि भारत ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया, ना डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया, ना डायरेक्टली कंडेम किया रूस को, जो उसने हमला बोला है और इतनी वहां पर ज्यादा तबाही मची है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखा जा रहा था। मैं कहूंगा जो एक और जो बदलाव था जिसका अभी आपने पूरा जिक्र नहीं किया, वो ये जो इस 2+2 से पहले दोनों लीडर्स के बीच में, राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में भी एक वर्चुअल मुलाकात हुई, जिसमें कि दोनों हमारे मिनिस्टर्स एक तरफ बैठे थे और दोनों अमेरिका के मिनिस्टर्स भी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में बैठे थे। तो इससे भी मतलब इसमें जो कंट्रीब्यूशन था वो केवल मंत्रियों का नहीं था, परंतु वो हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी था। और मैं कहूंगा जो उसी से हमने, ये बिल्कुल ठीक है, फोकस उन्हीं के ऊपर रहा, डॉक्टर जयशंकर के ऊपर, क्योंकि दो चीजें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने तेल के बारे में कहा, जो आप बात करते हैं, जो भारत तेल ले रहा है रूस से, परंतु आप देखिए अगर यूरोप, तो यूरोप जो एक आफ्टरनून में, एक दोपहर में वहां से रूस से तेल खरीदता है, हम वो पूरे महीने में नहीं खरीदते हैं। तो इसको एक आप बैलेंस करके देखिए, एक उस तरीके से देखिए जो किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एक और चीज कही, जो अगर हम रूस से तेल लेते हैं तो हम करीब 1 से 2% अपनी जो हमारी डिमांड है, मांग है, वो लेते हैं। दूसरी बात, हम अमेरिका से जो तेल लेते हैं वो उससे कहीं 10 गुना ज्यादा है, और वो हमने अभी अभी शुरुआत की है। अमेरिका से तेल लेना हमने अभी अभी शुरुआत की है। तो इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, जो भारत अपनी केवल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस से तेल लेता है और बहुत ही कम मात्रा में लेता है, और कोई इसको, आप जो अमेरिका या यूरोप ने सैंक्शंस लगाए हैं, इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए जो ये हम सैंक्शंस को सरकमवेंट किया जा रहा है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी शुरुआत की बात, उन्होंने बिल्कुल ऐसा कोई डिफेंसिव उनका वो नहीं था, डिमीनियर, कोई अपॉलोजेटिक नहीं था। उन्होंने अपने आप इसके बारे में बताया जो ये वहां पर जो हो रहा है। मैंने दोनों नेताओं से बात की है। पहले हमारे वहां पर 20,000 से ऊपर नागरिक और छात्र छात्राएं वहां पर थी, उनको हमने निकाला। परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर दोनों नेताओं को ये परामर्श दिया, ये सुझाव दिया, जो आप दोनों डायरेक्टली मिलकर बात करें, इसको आप जंग को खत्म करें, ये वायलेंस और हॉस्टिलिटीज को खत्म करें। भारत वहां पर यूक्रेन में करीब 90 टन की उनको मानवीय सहायता भेज चुका है, और सहायता भी हम अभी भेज रहे हैं। तो ये सभी बातें बताई, और जो लोग इन चीजों को देखते हैं वो ये समझ रहे हैं, जो चाहे हम एब्सटेन करते रहे हों, परंतु हमारा जो पोजीशन है वो ज्यादा रूस से क्रिटिकल होता जा रहा है। रूस को हम क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं। बूचा वाले इंसिडेंट पे भी इन्होंने कहा था कि निंदा करते हैं और जांच होनी चाहिए। नहीं, बूचा की तो करते हैं, परंतु वहां पर जो यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर जो हमला हुआ है, और यूनाइटेड नेशंस चार्टर का जो के ऊपर जो आघात पहुंचा है, उसके भी हम विरुद्ध हैं, और उसके हमने हमेशा विरुद्ध अपने कमेंट्स में हमने ये कहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूं, जो हमने बड़ी अच्छी तरीके से इस जो लोग कह रहे थे जो हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो उसको हमने बड़ी अच्छी तरीके से और उनको समझाया। और उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा, जो व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है जेन साकी, उन्होंने कहा, जो उनकी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा, जो भारत को पूरा अधिकार है जो अपने कैसे वो डिसीजन लेता है, और वो ठीक डिसीजन ले रहा है। और जेन साकी ने कहा, जो कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है जिससे कि भारत कोई भी सैंक्शंस को सरकमवेंट कर रहा हो या वायलेट कर रहा हो। करेक्ट।
सर एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमारे व्यूअर्स को बताएं। आपने डिप्लोमेटिक पोजीशन में सर्व किया है, मॉस्को में भी और डीसी में भी। अ, कितना फ़र्क है दोनों, मतलब सिविलाइजेशनल तरीके से उनका दिमाग जिस तरह से काम करता है, दोनों सरकारों का, दोनों कल्चर्स का, अ, उनसे बैलेंस करने में भारत ने मतलब किस तरह की टैक्टिक्स इन्वॉल्व की होंगी, उससे पता चलेगा कैसे काम, दोनों तरफ का दिमाग कैसे काम करता है, और फिर जो हमारी डिप्लोमेटिक कोर होती है उनको कैसे एंगेज करती है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ फ़र्क ज़रूर होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या ये सही है? हाँ, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, जो फर्क तो है। और अगर देखा जाए तो रूस में भी एक बहुत ही ये डिजायर है, ये इच्छा है, जो भारत के साथ संबंध अच्छे बनाए रखे, अच्छे किए जाएं। सो हमको काफी समय से सिविलाइजेशनली हम जानते हैं, जो दोनों देशों में बड़ा अच्छा तालमेल है। दोनों देशों के जो लीडरशिप में है उसमें बड़ा अच्छा तालमेल है। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, जब पहली बार मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति पुतिन की, और वो मेरे विचार से 2014 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी अभी प्रधान बनकर अपने उन्होंने पदभार संभाला था। उनका पहला दौरा था, वो ब्राजील में गए थे फोर्टालीजा समिट के लिए, ब्रिक्स का समिट था वो। और जब उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रपति पुतिन से, तो उन्होंने कहा, जो अगर आप किसी बच्चे से भी सड़क पर पूछ लीजिएगा जो भारत का सबसे अच्छा गहरा मित्र दोस्त कौन है, तो वो बिना सोचे समझे ये कहेगा जो रूस हमारा भारत का सबसे अच्छा मित्र है। तो ये जो है एक फीलिंग, वो बहुत ज्यादा है भारत में। और ये हम देख भी रहे हैं, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध चल रहा है, तो कितना रूस के समर्थन में हम देखते हैं कितनी आवाजें उठ रही हैं। हालांकि बहुत लोग ये भी सोचते हैं, जो रूस ने ये हमला करके बहुत वो अच्छा काम नहीं किया, परंतु फिर भी, क्योंकि 1971 में कैसे रूस ने भारत का साथ दिया, कभी भी रूस ने सैंक्शंस नहीं लगाए, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लोगों के जहन में ये रूस के बारे में ये फीलिंग्स हैं, ये विचार हैं। और जहां तक अमेरिका की बात है, तो अमेरिका तो हमारे साथ जो वैल्यू सिस्टम्स है, चाहे डेमोक्रेसी का हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, प्लोरलिज्म हो, और सभी चीजें ये जो हैं, इक्वालिटी की बात हो, ओपननेस हो, तो ये सभी हमारे मिलते जुलते हैं। परंतु अभी पिछले 20-22 सालों में, जैसे मैं कह रहा था, अभी जो और हमारे संबंधों को और आगे प्रगाढ़ बनाता है और गहरा बनाता है, वो इसलिए है क्योंकि हम दोनों के हित भी साथ में मिल गए हैं। जैसे आपने शुरुआत में कहा था, जो चीन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, चीन की विस्तारवादी नीति भारत के विरुद्ध, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, तो चीन उभरा है अमेरिका का सबसे बड़ा हॉस्टाइल नेशन। मैं एडवर्सरी कहूंगा, दुश्मन नहीं कहूंगा, एडवर्सरी। और भारत के लिए भी सबसे बड़ा एडवर्सरी और चैलेंज, चुनौती वही बनकर उभरा है। तो हमारे दोनों देशों के हित जो हैं वो समान हैं, तो हमारी वैल्यू सिस्टम्स भी सेम है और इंटरेस्ट भी सेम है। तो इसीलिए हमारे दोनों देशों के बीच के संबंध और गहरे होते जाने हैं। परंतु जो अमेरिकन लोग हैं वो भी बहुत ओपन हैं और सब चीज बात करने के लिए वो राजी होते हैं। केवल यही बात है जो वहां पर, क्योंकि एक बड़ी महाशक्ति है, तो अपने हितों को आगे ले जाने के लिए जो अमेरिका है वो दूसरे देशों के ऊपर दबाव डालता है। इसलिए भारत को भी उस दबाव को समझना चाहिए और कैसे उसके साथ जूझना चाहिए, वो हमको बिल्कुल सोच समझ के कदम आगे उठाना चाहिए। करेक्ट। अभी एक चीज आप ये कह रहे थे कि उसी चीज पे हम आना चाह रहे थे कि यूएस की एक विदेश नीति है और वो उसके संबंध में वो दबाव डालते चलता है ताकि उसके हित सत्य रहें। और हमने पुराने समय में देखा है कि इन दबावों से भारत लगभग एक वक्त था पहले जब हम डोमिनेट होने की कगार तक पहुंच गए थे। हम इससे पहले हम पे सैंक्शंस लगे हैं जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, या जब हमने कोई मिलिट्री कैंपेन किया है अपने किसी
दोस्त मुल्क के साथ में, तब उन्होंने अपनी फ्लीट भेज दी। और सारे उदाहरण हैं, उन्होंने ईरान पे बैन लगाया, हमें तेल खरीदना बंद करना पड़ा। लेकिन इस बार हम जब डॉक्टर जयशंकर के डिमीनर को देख रहे थे, जिस तरह से उन्होंने खुद को कैरी आउट किया, उनमें एक काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे वो, एज अ पर्सन भी और एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, उसकी क्या कारण पाते हैं? अब एक चीज़ आप बहुत डिटेल में बता चुके हैं बिल्कुल, जो चाइनीज एडवर्सरी है यूएस का इंडो पैसिफिक में, वो चाहता है कि उसके बरक्स उसके पास में एक दोस्त मुल्क भी हो। क्या इससे इतर भी और कारणों में हम खोज सकते हैं भारत का जो कॉन्फिडेंस आया है उसकी यूएस पॉलिसी को लेकर के, उसमें सर? और डॉक्टर जयशंकर के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर, इसमें ये जोड़ सकते हैं? जी, दो चीजें मैं कहूंगा। देखिए, ये केवल हमारे जो संबंध है अमेरिका के साथ वही ऐसे बेहतर नहीं हुए हैं, पूरे देश के साथ हमारी जो भारत की जो नीति है, जो पहले हुआ करता था गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, अब हमारी जो पॉलिसी है वो है मल्टी अलाइनमेंट की, जो हम सभी देशों के साथ बातचीत करेंगे और सभी देशों के साथ जो हमारे हित हैं उनको हम कैसे प्रिजर्व करें, उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, सेफ गार्ड करें और उनको कैसे प्रमोट करें, वही हमारी नीति है। और इसीलिए चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, और इससे पहले चाहे चीन हो, चीन के साथ भी हम चाहते थे संबंध अच्छे हों, परंतु अब 2 साल से उसने जो ये 50,000 अपने सैनिक हमारे उस पर बॉर्डर पर तैनात किए हुए हैं, तो इसीलिए चीन के साथ संबंध खराब हुए हैं, नॉर्मल नहीं है। परंतु हर एक देश के साथ, आसियान के साथ हमने प्रोएक्टिवली काम किया है, गल्फ नेशंस के साथ हमने प्रोएक्टिवली काम किया है। तो मैं ये कहूंगा जो प्रधानमंत्री मोदी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने जैसे जो फॉरेन पॉलिसी है, देखिए आप, हमारे देश की और देशों की, वो डायरेक्ट वहीं से होती है, चाहे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या फिर किसी देश के प्रेसिडेंट हों जैसे अमेरिका में, तो वहीं से डायरेक्ट होती है बेसिकली। परंतु इसमें जैसे आपने कहा, डॉक्टर जयशंकर का भी बहुत अच्छा योगदान है, क्योंकि वो काम कर चुके हैं एज एम्बेसडर टू वॉशिंगटन, एज एम्बेसडर टू बीजिंग, और वो फिर रूस में भी, मॉस्को में भी काम कर चुके हैं जब मॉस्को राजधानी था सोवियत संघ का। तो इसीलिए उनका तजुर्बा बड़ा अच्छा है, बहुत व्यापक तजुर्बा है, गहरा तजुर्बा है, और वो समझते हैं जो कैसे इन देशों के साथ बातचीत करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, ये भी समझना है, जो अमेरिका आज में इतनी बड़ी महाशक्ति नहीं है जो कि 1990 के दशक में थी। तब वो कहा जाता था वो यूनिपोलर है, क्योंकि और उसको मात देने वाला, उसको उससे कंपीट करने वाला दुनिया में और कोई देश नहीं था। परंतु 2001 में जो हमने देखा 9/11 अटैक्स हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, 2007-2008 में हमने देखा जो वहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, न्यूयॉर्क में लीमन ब्रदर्स वगैरह, गोल्डमैन सैक्स, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो थी, बड़ी कंपनीज थी, उनके ऊपर आघात हुआ। तो अमेरिका का भी जो स्तर है वो काफी नीचे आ गया है। उसकी इकोनॉमी तो ठीक है, बहुत अच्छी है, 23-24 ट्रिलियन डॉलर है, परंतु अब चीन की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए अमेरिका, रादर देन एक्टिंग एज अ यूनिपोलर पावर, वो और देशों के साथ अपने अलायंसेस को और बहुत महत्व दे रहा है। इसीलिए चाहे ट्रांस अटलांटिक अलायंस हो यूरोप के साथ, चाहे नेटो के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ, अलायंसेस पर बहुत वो उसको निर्भर रहना पड़ता है। और इसी बात में भारत के साथ जो संबंध हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर चीन के साथ चीन को हमने काउंटर करना है या बैलेंस करना है, तो अमेरिका के पास भारत से बेहतर और कोई देश नहीं है जिसमें इतनी शक्ति हो। भारत अब बहुत बड़ी शक्ति विश्व पटल पर उभर कर आया है। हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बड़ी मिलिट्री पावर है, अभी हम यूनाइटेड नेशंस के नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। तो ये सब चीजों से भारत का कद, रुतबा बड़ा है, और उसी को दर्शाता है जिस प्रकार से
प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं और जिस प्रकार डॉक्टर जयशंकर बात। सर एक और चीज़, क्योंकि आपने चीन के बढ़ते प्रभुत्व का एक और बार जिक्र कर ही दिया था, तो एक सवाल हमारे दिमाग में था। पिछले दिनों जब डिप्टी एनएसए दलीप सिंह आए थे हिंदुस्तान, तब उन्होंने कोई एक ऐसी बात कह दी थी टू दी इफेक्ट कि अगर कल को एलएसी लांग देता है चीन तो रूस बचाने नहीं आएगा। और उनकी बात का फिर बहुत बड़ा बवाल हुआ। उनको अपनी बात को क्लैरिफाई भी करना पड़ा। उन्होंने किया भी कि उन्होंने कहा कि वो एक दोस्ताना संबंध की बातचीत करने के लिए आए थे। उनका मकसद किसी को चेतावनी देना नहीं था। लेकिन फिर हम ये देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से, स्पेशली इन्वेजन के बाद से, रूस और चीन के संबंध बहुत ज़्यादा तेज़ी से अच्छे हुए हैं। उससे पहले भी वो बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वो बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो क्या ये जो दोबारा लीवर सेट हो रहे हैं सर आईआर में, कि एक तरफ हम देखेंगे चीन और रूस होंगे और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेसीज हैं जो अभी अलायंसेस बना ही रही हैं वो होंगी, क्या उस तरह की एक दुनिया की कल्पना आप कर रहे हैं? और उसमें कहीं अमेरिका का ये लालच तो नहीं आ जाता है कि जिन जिन लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है उनको थोड़ा उकसा के चाबी दे के अपने तरफ ले आओ? मैं दलीप सिंह के देखिए, आपने दो तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। तो पहला तो मैं दिलीप सिंह के बारे में बता दूं। देखिए, मेरे विचार से दिलीप सिंह के जो कमेंट्स हैं, उन्होंने कहा एक तो उन्होंने कहा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो अगर आप रूस को सैंक्शन नहीं करेंगे या रूस के सैंक्शंस को सरकमवेंट किया जाएगा, तो उसको इतना मेरे विचार से इतना तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जबकि उनसे बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स, लीडर्स ये बोलते हैं जो भारत की जो पोजीशन है वो अंडरस्टैंडेबल है, वो हम समझ सकते हैं वगैरह। वो कोई डिप्लोमैट नहीं है, तो इसीलिए डिप्लोमेसी में इतना वो नहीं उनका होता है। दूसरा, जब उन्होंने कहा जो ये रूस आपको नहीं बचाने आएगा, तो देखिए ये तो भारत अच्छी तरीके से समझता है जो ना रूस बचाने आएगा ना अमेरिका बचाने आएगा। भारत को अगर चीन हमला करता है, और जैसे चीन ने हमला किया भी है, तो भारत को अपने आप ही अपना उसका सामना करना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये बात माननी ठीक है। जो हमें अब बहुत जो टेक्नोलॉजी है वो हमको अमेरिका से मिलती है, और जब ये गलवान का किस्सा हो रहा था, हादसा हो रहा था, तो तब हमको बहुत इंटेलिजेंस भी अमेरिका से मिली, जिससे कि हम चीन के विरुद्ध अपने जो फोर्सेस हैं उनको तैनात कर पाए, उनके ऊपर कर पाए। और बहुत ही असला, बहुत ही इक्विपमेंट भी, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हेलीकॉप्टर्स वगैरह वहां से मिले, तो वो हमने खरीदे हैं, तो वो उसका हमको फायदा हुआ है। परंतु ये बात भी माननी पड़ेगी, जो जब ये सब कुछ हो रहा था, गलवान हो गया था, तब भारत ने रूस से कहा था जो हमको चाहिए, एमिनेशन चाहिए, वेपनरी चाहिए, और रूस ने हमको वो प्रोवाइड किया था। तो यही बात है, जो जब चीन के साथ हमारी मुठभेड़ हो रही थी, तो रूस भी हमारी सहायता कर रहा था और अमेरिका भी हमारी सहायता कर रहा था, जिस तरीके से वो सहायता कर सकते थे। परंतु हमको ये नहीं समझना चाहिए जो वो अपने ट्रूप्स भेज देंगे हमारी सहायता के लिए, नहीं, वो हमको लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। आखिरी प्रश्न जो आपका है वो है जो क्या ये डेमोक्रेसीज वर्सेस ऑटोक्रेसीज या अथॉरिटेरियन सिस्टम्स वगैरह, मेरा विचार वो नहीं है। मेरा विचार, क्योंकि आप डेमोक्रेसीज में भी देखिए कितने ज्यादा वो आ गए हैं। अभी आपने देखा है जो हंगरी ने कहा है हम तो रूबल्स में पेमेंट कर देंगे इनको, अब वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं हंगरी नेटो के मेंबर भी हैं, परंतु फिर भी वो जो राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं जो आप हमको तेल का भुगतान रूबल में करिए, तो हंगरी कहता है, सर्बिया कहता है हम कर देंगे। तो देख, और जर्मनी का आपको पता ही है अभी भी कितना वो उनकी निर्भरता कितनी है, करीब 50% से ऊपर वो तेल वहां से खरीदते हैं, अभी भी खरीद रहे हैं। तो इसीलिए ये कोई इतना कोहेसिव और इतना कोई यूनिफाइड सिस्टम नहीं है इस तरफ। और दूसरी तरफ भी मैं कहूंगा जो अथॉरिटेरियन सिस्टम में है, क्योंकि ठीक है, जब राष्ट्रपति पुतिन गए थे वहां पर बीजिंग में 4 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स के लिए, तो तब उनका एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जो दोनों देशों के जो संबंध है दे आर विदाउट एनी लिमिट्स, उनकी कोई सीमा नहीं है। परंतु ये जब हमला हुआ है और जिस प्रकार से रूस की जो सेना अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रही है,
तो उससे बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, प्रश्न चिन्ह आए हैं, और वो चीन के सामने भी प्रश्न चिन्ह आए हैं। तो ठीक है, अभी तक तो उन दोनों देशों के बीच में जो संबंध है, परंतु आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस में जितनी वोटिंग हुई है, ज्यादातर में चीन ने भी एब्सटेन किया है। केवल 1 या 2 में उसने रूस के साथ वोट किया है। तो इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए जो ऑल द वे चीन भी रूस के साथ है। तो सभी देशों को अपने हितों को देखते हुए आगे जो उन्होंने कदम उठाने हैं वो कदम उठाएंगे। तो इसीलिए हमको भी सभी के साथ अपने संबंधों को ठीक रखना चाहिए, और जैसे इतनी तेजी से बदलाव आ रहा है, इसके साथ हम कैसे जूझ सकते हैं, ये हमको ध्यान में रखते हुए आगे चलना चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा सर, साउथ एशिया में आए हुए चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में राजपक्षे गवर्नमेंट बड़ी मुसीबत में है, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हिंदुस्तान ने आगे बढ़ के उनको एक बेल आउट पैकेज दिया है, दूसरे पर भी बात चल रही है, उसके भी ट्रांचेस में पैसा जाने लगेगा और हमारी दूसरी इन काइंड जो मदद है हम शुरू करने वाले हैं। उधर पाकिस्तान में शरीफ जूनियर आ गए हैं, शहबाज शरीफ, उनको भी ऐसा मान के चला जाता है कि वो भारत को लेकर के थोड़े नर्म हैं। इन दो घटनाओं के कॉन्टेक्स्ट में क्या यूएस इंडिया रिलेशनशिप में और कोई सुधार या बदलाव आने की संभावना है? क्या ये चीजें भी एड अप होती हैं? देखिए, मैं कहूंगा जो हमारे संबंध तो बहुत अच्छे हैं, परंतु कुछ और संभावनाएं बन जाती हैं, कुछ और पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। क्योंकि हम जब कहते हैं दैट इंडो पैसिफिक शुड बी फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रॉस्परस, स्टेबल, सिक्योर होना चाहिए, तो यहां पर जब ऐसे इंस्टेबिलिटी आती है तो ये फिर भारत और अमेरिका को और संभावनाएं देती है। और केवल भारत अमेरिका को नहीं, भारत और रूस को, भारत ऑस्ट्रेलिया को, और भी जो देश हैं उनके साथ हम कैसे मिलकर, क्योंकि एक चीज कॉमन है मैं समझता हूं इन दोनों देशों में, वो है जो चीन रूस श्रीलंका में बहुत अपनी दखलंदाजी कर रहा है पिछले कुछ सालों से। ये जो बेल्ट एंड रोड है, हम्बनटोटा पोर्ट है, सभी को मालूम है इसके बारे में, जी सर, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये जो डेट ट्रैप है श्रीलंका में, वो बहुत बड़ी वजह है जो कि ये सब कुछ राजपक्षे के विरुद्ध हो रहा है। और अभी वहां पर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, परंतु वहां भी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। और मैं समझता हूं जो ये हालात वहां पर भी, वो FATF का भी मेंबर है, वहां पर FATF में ग्रे लिस्ट में है, वहां पर उसके ऊपर जो इन्फ्लेशन है करीब 15-20% हो गई है। वो IMF ने उसको पैकेज, रेस्क्यू पैकेज देने से अब मना कर दिया है, इनकार कर दिया है पाकिस्तान को। फिर से बातचीत चल रही है। तो इसीलिए हालात दोनों जगह खराब हैं, और इसमें मैं कहूंगा चीन का बहुत बड़ा योगदान है। परंतु इन सब के बीच में जो भारत बन के उभरा है वो एज एन इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड अ जनरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के उभरा है। और इसीलिए जो देश कभी कभी ये मजबूर होते हैं, जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, अपनी डोमेस्टिक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए और अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। तो उनको समझना चाहिए जो भारत तो इज एन ओएसिस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। अभी भी जो हमारे यहाँ पर हालांकि कोविड-19 में सबसे पहले 6.8% हमारी GDP कम हुई, परंतु पिछले साल करीब 8% ऊपर हुई है, और इस साल भी 7% से ऊपर हमारी बढ़त होगी, विच इज द हाईएस्ट ग्रोथ इन GDP इन द वर्ल्ड। तो हम स्टेबल हैं। और जिस प्रकार से IMF ने भी कहा है, जो यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है भारत में, वो 1% से नीचे आ गई है। तो दिस आई थिंक इज अ ह्यूज अचीवमेंट। 700-800 मिलियन लोगों को आप भरपेट खाना दे रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें तो कहीं और दुनिया में देखी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर इन सारी बातचीत के लिए। आखिरी तकलीफ हम देंगे, हमें बताया गया कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स है दुनियादारी के जो मास्टर क्लास को पसंद करते हैं, IR के बच्चे भी आप देखने लगे हैं, जो UPSC एस्पिरेंट्स हैं वो लोग भी देखने लगे हैं। हम चाहते हैं कि इन सब के बेनिफिट के लिए आप कोई रीडिंग्स अगर सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कर दें। कोई मूवी, कोई किताब, कोई अखबार, कोई कुछ भी हो सकता है सर।
देखिए, मैं कहूंगा सबसे अच्छी चीज है जो कि आप करंट अफेयर्स के ऊपर आप पकड़ बनाकर रखें, और इसीलिए जितने आप अखबार पढ़ सकते हैं, और जितने आप आजकल तो इतने सारे पॉडकास्ट आते हैं डिफरेंट इश्यूज पर, यूट्यूब पर बहुत सारे ये, जैसे आपका आप अपना ही ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, दुनियादारी बना रहे हैं, अब ये पता नहीं करीब 30 एक मिनट में हमने कितना ज्यादा इसमें एरिया कवर कर लिया है। ऐसे आपने और सब्जेक्ट्स के ऊपर भी बनाए होंगे। तो ऐसे पॉडकास्ट देखे जाएं, ऐसे जो अखबारों में जो चर्चाएं होती हैं, जो एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, उनको पढ़ें, उनको समझें, और उसके बाद अगर वो थोड़ा समय निकाल कर वो इसके ऊपर लिखा भी करें, क्योंकि केवल पढ़ने से आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो एसिमिलेशन है, वो जो आपने पढ़ा है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर आप लिखेंगे तो देन इट विल बिकम एन एक्टिव पार्ट ऑफ योर नॉलेज रिजर्वायर। तो अखबार पढ़िए, बड़े अच्छे अखबार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, डिफरेंट व्यूज के आप देखिए, एडिटोरियल्स पढ़िए, अपने को अप टू डेट रखिए। और जो आपको बात नहीं समझ आती, टुडे ऑन द इंटरनेट यू कैन गेट सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। अपना जो बेस है इसके बारे में, जो कुछ इतिहास में हुआ है और जो एनालिसिस है, उसको अच्छी तरह उसके ऊपर समय दीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है जो सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए, इसी नोट पे इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं सर। एम्बेसडर सज्जनहार, आपका शुक्रिया करता हूँ मैं अपनी तरफ से, लर्न टॉप परिवार की तरफ से, और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से भी जिन्होंने फ़ायदा लिया है इस क्लास में आपके आने का। इसी तरह की मास्टर क्लास हम बनाते रहेंगे, अलग अलग विषयों पे क्लासेस भी होती रहेंगी, एम्बेसडर जैसे मास्टर भी आते रहेंगे। बने रहिए दी लर्न टॉप के साथ।